to everyone's suggestion and feedback. You can always text the group admins and everyone in the group. Okay, we will consider your feedback and suggestion. So the objective of our today's discussion session is to introduce you to the amazing world of financial market. Today's topics which we are going to discuss are need to invest, financial intermediaries, basics of IPO, and stock indices. It's a request to everyone to please participate and make the session interactive rather than an online class. I know many of you present here would certainly know about these topics which we are going to discuss today. So please participate. Okay. So I would like to start our first discussion session, that is need to invest. So why is investment necessary? If मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि कोई भी मतलब कोई भी जवाब दे सकता है, जरूरत क्या है इन्वेस्टमेंट करने की? To get better returns. Okay. Create a secondary source of income. Yeah. आगे. Long term. Since inflation is rising, Beat the and we need inflation. to match the inflation, we need to invest. Yeah. So everybody मतलब जो भी जिसने भी पॉइंट रखा सबने सही रखा. तो लिविंग इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी इंडिया की सबको ही पता है कि कैसी है. अगर यहाँ आज की डेट में किसी को बीमारी भी हो जाती है तो गवर्नमेंट इतना कुछ नहीं करती. बट जो बाहर की कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटीज आप फिर भी कवर्ड है. आपको अगर कुछ भी हो जाता है, जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे काफी लोग होते हैं, मतलब गवर्नमेंट काफी आपको सिक्योर करती है हर एक चीज को लेकर. सो मैं एक एग्जांपल देके स्टार्ट करना चाहूंगा. मान लो कि आपकी सैलरी कुछ 50,000 रुपए है, ठीक है, और आपका मंथली एक्सपेंडिचर कुछ 30,000 है. तो लगभग आप साल का महीने का 20,000 रुपए बचा सकते हो. तो एक साल में आप कुछ 2,40,000 रुपए बचा लोगे. आप अगले 20 साल तक अगर ये काम करते हो तो हर साल आपकी सैलरी जो है वो 10% बढ़ेगी. वैसे ही इन्फ्लेशन रेट भी 8% के अराउंड बढ़ेगा. मतलब मैं एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ. ओके. तो मान लो कि आपकी सैलरी 6,000 रुपए है, तो आपका अगले साल जो सैलरी आएगी वो 6,60,000 रुपए आएगी. सिमिलरली जो आपका खर्चा 30,000 का था वो 32,400 रुपए हो जाएगा. तो इस हिसाब से आपने जो 2,40,000 रुपए सेव करे थे, अगर आप हर साल 2,40,000 रुपए सेव करते हो तो आपके पास 20 साल में राउंड ऑफ कुछ कर आके मतलब 1-1.5 करोड़ रुपए हो जाएगा. अब सबको ये लग रहा होगा कि अरे हम तो करोड़पति बन गए. अब ये जो 1.7 करोड़ रुपीस है जो हम लोगों ने बचाए हैं कमा के सेव करके, एक बार आप काम करना छोड़ दोगे तो महंगाई फिर भी बढ़ेगी. इन्फ्लेशन रेट बहुत जल्दी बढ़ेगा. तो जो भी हम लोगों ने सेव करा होगा उसको एग्जॉस्ट करने में 8 ही साल लगेंगे टू मेक इट 0. तो अब अगर आपने ये जो 2,40,000 रुपए बचाए होते, अगर आपने किसी सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करे होते और जहाँ पे रिटर्न 12% या 10% या ज्यादा या कम मिल रहा होता, तो वो खुद में 2,40,000 रुपए कुछ 20 साल में 20 लाख रुपए होते. और अगर हम लोग हर साल यही चीज करते तो वो कुछ 4 करोड़ रुपीस के अराउंड होता, मतलब 1.7 से 4 करोड़. तो इन्वेस्टमेंट इज वेरी नेसेसरी इन टुडेज वर्ल्ड. नाउ कमिंग बैक टू माय पॉइंट, देयर आर 3 रीजंस टू इन्वेस्ट. पहला है फ्लाइट इन्फ्लेशन, दूसरा है क्रिएट वेल्थ, तीसरा है टू मीट लाइफ्स फाइनेंशियल एस्पिरेशन. नाउ व्हाट इज फ्लाइट इन्फ्लेशन? एनीबॉडी वुड लाइक टू गिव some points? हेलो, कोई फ्लाइट इन्फ्लेशन समझाना चाहेगा कि क्या होता है? किसी को पता है? Like जो हमारी Evaluation महंगाई of the currency in the market is known as inflation. या तो जैसे कि मैंने बताया, फ्लाइट इन्फ्लेशन इज बेसिकली, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो खर्चा है वो 30,000 हमेशा नहीं रहेगा. आप आज 5 रुपए का समोसा खरीद रहे हो, वो बेसिकली अगले साल आपको 5 रुपए का नहीं मिलेगा.
क्या पता वो 6 का मिले, 7 का मिले या 10 का मिले। तो इसीलिए इन्फ्लेशन को लड़ने के लिए हम लोग को अपने पास सेविंग्स रखनी पड़ेंगी फॉर टू कोप अप इन फ्यूचर। सेकेंड पॉइंट आता है टू क्रिएट वेल्थ। अब हर महीने अगर आप 20,000 नहीं आप हर महीने 20,000 नहीं बचा सकते हो, क्योंकि आपको कभी कोई फोन लेना पड़ेगा या कोई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी या कुछ लैंड खरीदनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों के लिए भी हम लोग को अपना जो इन्वेस्ट हम लोग ने पहले करा हुआ है उसको हम लोग को कहीं ऐसी जगह लगाना पड़ेगा ताकि वो आइडल ना रहे, ताकि वो खुद में भी बढ़ता रहे, ताकि हम लोग को काफी रिटर्न आए। तीसरा पॉइंट आता है टू मीट लाइफ फाइनेंशियल एस्पिरेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग रिटायर करें तो हमारे पास इनफ कॉर्पस रहे, इनफ इतना पैसा रहे कि हम अपनी आगे की जिंदगी निकाल सकें। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन विच इज वेयर टू इन्वेस्ट। वुड एनीबडी लाइक टू टेल मी कि कहाँ कहाँ हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? व्हाट आर द सेक्टर्स, व्हाट आर द कैटेगरीज वेयर वी कैन इन्वेस्ट? Share market, real estate, Really, Real estate, stocks, bonds, crypto. Mutual funds. RDs, FDs, रियल स्टेट, म्यूचुअल फंड्स और Businesses. Commodities. ओके कमोडिटीज SIPs, या तो On land. cryptocurrency. या क्रिप्टो करेंसी कम्स इन इक्विटी या शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी इज ऑलमोस्ट सिमिलर। सो बेसिकली हम लोग 4 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है इनकम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा है रियल एस्टेट, तीसरा है इक्विटी, चौथा आता है कमोडिटी। अब कोई मेरे को बताना चाहेगा कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इसके रिटर्न्स और रिस्क क्या रहते हैं, मतलब रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या होती है? किसी को पता है? PF जैसा। इसमें bonds वगैरह आते हैं, I think. हाँ, आगे और कोई बोलना चाहेगा? dividend on equity. नहीं, डिविडेंड ऑन इक्विटी इज नॉट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। डिविडेंड तो कोई भी कंपनी कभी भी दे सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज मूड्स एंड प्रॉफिट। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी हर साल ही डिविडेंड दे। सो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में डिविडेंड नहीं आएगा। Bonds can be one of the fixed income. Yeah. Can be. So these are basic government bonds, FDs, which are very less risky. दे मतलब इनमें रिटर्न जो होता है वो काफी कम होता है, पर जो आपका रिस्क रहता है वो भी बहुत कम रहता है। फॉर सपोज आपने कोई एफडी करा ली 6% की, और इसका टाइम पीरियड होता है कि हाँ मैंने 10 साल की कराई, 5 साल की कराई, तो आपको 10 साल तक आपको उसका इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा, आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता। तो इसमें रिस्क भी बहुत कम रहता है, पर रिटर्न कंपैरेटिवली अदर क्लासेस से इसमें कम रहता है। सो बेसिकली एफडी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स वो लोग यूज करते हैं जिनकी एज ज्यादा होती है, मतलब अपनी एज के लोग फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इसलिए नहीं यूज करते हैं बिकॉज अभी हम लोग की पूरी लाइफ पड़ी है कमाने के लिए। सो हम लोग को अभी रिटर्न ज्यादा चाहिए, रिस्क ज्यादा नहीं चाहिए। सो कमिंग टू माय सेकंड पॉइंट, रियल एस्टेट। कोई ये समझाना चाहेगा कि इसमें रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, क्या होता है इसका रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स? रियल एस्टेट मतलब हमारे प्रॉपर्टी जितने भी होंगे लैंड पे हो गया मेनली, तो उसमें हम लोग जब इन्वेस्ट करेंगे तो इट डिपेंड्स ऑन दी मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यू तो बढ़ता ही है, एंड मेनली डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन। जितना इन्फ्लेशन होगा उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा। यस, यू आर returns mostly ज़्यादा plus some होते हैं plus पर sometimes what we do is people invest in a area like areas, choosing by areas, like some areas which are like underdeveloped as of now, but if there is a chance of any government project coming nearby, or like near the highways or something, or any municipality growing in that area, then people invest in those lands, and then when the municipality comes, the land prices eventually rises up,
and then they either sell those to some builders or something, or they keep it for future, and when they need it, then they sell it and Yeah, take it as an absolutely. assets. Yeah, they invest in as an asset in real estate. Yeah, it basically depends on the area you have invested. It may go up, down, it may go up, it may go down, or it may be stable. It is a very long-term investment actually. This investment doesn't fulfill our liquidity. मतलब इसमें ज़्यादा हम लोग को अगर आज कोई इमरजेंसी हुई, हम लोग को आज ही पैसा चाहिए, तो इस इन्वेस्टमेंट से हम लोग को उतना जल्दी लिक्विडिटी मतलब पैसा इतनी जल्दी नहीं मिल सकता. आप आज ही कोई लैंड बेच सकोगे, मतलब बेच सकते हो, बट वो कम में बिकेगी. इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ना थर्ड कम्स कमोडिटीज. कोई कमोडिटीज के बारे में बताना चाहेगा कि इसका क्या रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है? I think commodities. Commodities are basically dependent supply का रूल रहता है इसमें. जैसे डिमांड बढ़ रही है, किसी की कॉपर वगैरह है, तो कमोडिटी में उसकी डिमांड आएगी. अगर सप्लाई कम है तो रेट बढ़ेगा. हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी मोस्टली इकोनॉमिक गुड्स के लिए होता है कमोडिटीज. तो बेसिकली ऐसा होता है कि अब आज की डेट में जब क्रिप्टो में फॉल आया, शेयर मार्केट में फॉल आया, तो लोगों ने कमोडिटीज में पैसा लगाना चालू कर दिया, क्योंकि वहां पे उतना रिस्क नहीं रहता है और रिटर्न भी कुछ खास नहीं रहता है, बट मोर देन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स. तो जिन्होंने अपना पैसा आ रहा उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो आजकल गोल्ड काफी हाई चल रहा है. तो बेसिकली कमोडिटीज इज अ वेरी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. ना थर्ड कम्स इक्विटी. एनीबॉडी वुड लाइक टू टेल मी इक्विटी कैसे वर्क करता है, क्या होता है? ओनरशिप होती है एक एसेट की, इक्विटी. ठीक है, और बेसिकली एक वैल्यू होती है जो एक कंपनी के शेयर होल्डर जब रिटर्न करेगा तो उसको इक्विटी बोलते हैं. यू आर एब्सोल्युटली राइट. Equity is basically shareholdings of a company. Investment can be done either by purchasing equity or by buying a share of a company or through mutual funds. मतलब इसमें हम लोग जैसे जो younger age people can take more risk capacity so they can invest in equity. So इधर हम लोग को काफी विजिलेंसी रखनी पड़ती है, क्योंकि शेयर मार्केट रोज ऊपर नीचे होता है. सो इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, हम लोग को इन सब चीजों को देख के ही किसी भी ना किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. किसी की भी रिकमेंडेशन से कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम लोगों ने किसी अच्छी कंपनी का शेयर खरीद के रखा हुआ है, वो कल को गिर भी जाता है, पर उसके अगर फाइनेंशियल अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो वो वापस आपके रेट पे और आपको प्रॉफिट देगा ही देगा इन लॉन्गर टर्म. सो ऑलवेज look for the good company and never go for any recommendation. So in the end, I would just like to suggest that we should invest in all the four categories. We should make our portfolio according to our risk taking capacity. One who has higher risk taking capacity should invest more in equity and less in other classes. One who is elder, who can't take any risk, so they can go for fixed income instrument and less in other assets. So thank you guys. Now I will give the discussion panel to Samruddh to discuss the further topics. So yeah, am I audible? Hello, am I audible? Samruddh, you're audible. Okay, 1 minute. Okay, so yeah. So hello everyone, my name is Samruddh Kamath. मैं सेकेंड ईयर MBTech CS में हूँ, NMI में शेरपुर से. सो या अभी हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो सबसे बिफोर स्टार्टिंग क्या किसी के पास कोई ओपिनियंस है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होता है, कौन होता है, या क्या काम करता है? तो आई वुड लाइक टू हियर दैट. प्लीज शेयर विद अस. ओके, तो किसी ब्रोकर को बोल सकते हो क्या? हाँ, या ब्रोकर इज वन ऑफ द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. मतलब जो मिडिल मैन होता है उसको बोलते हैं ना? एग्जैक्टली. फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, हाँ, मिडल मैन एक तरीके से बोल सकता है,
पर मोर इम्पोर्टेंटली फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो एक साथ काम करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि सारे इन्वेस्टर्स का जो शेयर खरीदने बेचने और स्टोर करने का जो प्रोसेस है वो सही से निकल जाए। वो मेक श्योर करते हैं कि हमें कोई भी दिक्कतें ना आए। अभी कितने सारे लोग होते हैं जो 2-2 मिनट में शेयर खरीदते बेचते हैं और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो 1-1 साल 10-10 साल तक भी शेयर होल्ड करते हैं। तो इंटरमीडियरीज का काम ये होता है कि दोनों एक्सट्रीम्स के जो ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर्स है इनका प्रोसेस सही से निकल जाना चाहिए और उनको उनके ट्रांजैक्शंस में कोई भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी सेबी के रूल्स को फॉलो करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हमारा प्रोसेस सही से निकल जाए। अब सेबी कौन है? सेबी एक्चुअली है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये गवर्निंग बॉडी है जो मेक श्योर करता है कि कोई भी सारी इंडस्ट्री में फेयर प्रैक्टिसेस चले, कोई ब्रोकर कुछ फ्रॉड्स ना करे या कोई डिपॉजिटरीज कुछ इश्यूज ना करे या वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी काफ़ी सारे लोगों को ऐसे लगता है कि ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है ये अपने अपने में काम करते रहते हैं और सारा प्रोसेस चलते रहता है बोल के, पर वैसा नहीं होता। हर एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरह से डिपेंडेंट रहता है इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। और क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी होता है उसके थ्रू हमें एक फाइनेंशियल मार्केट नाम का जो इकोसिस्टम जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं ये क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन होता है। तो अभी बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू से अभी क्योंकि ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बहुत सारे होते हैं इनको ग्रुपिंग करना जरूरी है कि मतलब तुम इस कैटेगरी में हो तुम इस कैटेगरी में हो वगैरह वगैरह बोल के। तो अगर आप ग्रुपिंग करने जाओ तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज 4 तरह के होते हैं। एक होता है स्टॉक ब्रोकर, दूसरे होते हैं डिपॉजिटरी, तीसरे होते हैं बैंक और चौथे होते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। So before we move forward and learn about each of these intermediary, अगर किसी के पास कोई आइडिया हो कि ये इनमें से कौन क्या करता है तो feel free to share with us. Okay, so अभी हम सबसे पहले हम देखेंगे डिपॉजिटरीज हाँ डिपॉजिटरीज में भी तुम्हारे डिपॉजिटरीज तुम्हारे शेयर्स की जो होल्डिंग्स होती है उनको रखते हैं। या एग्जैक्टली स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू तुम स्टॉक एक्सचेंज कर पाते हो मार्केट से। या नॉट एक्सचेंज, यू कैन ट्रांजैक्ट इन द मार्केट। बैंक्स में तुम एक अपना पैसा डालते हो एज अ डिपॉजिट और किसी और को तुम्हारा मिलता है एज अ लोन। सो मिडलमैन की तरह काम करता है। वो नहीं, ये बात तो सही है जो आपने बोला बैंक के बारे में, वो तो सही है, पर वो बैंक का वो अपना फंक्शन है, बट इन रिलेशन टू स्टॉक मार्केट उसका एक दूसरा फंक्शन है जो हम आगे देखेंगे। सो या डज एनीबॉडी हैव एनीथिंग एल्स टू से? लाइक स्टॉक ब्रोकर मीन्स वो जो मिडिलमैन जो गाइड करता है आपको कि मतलब किस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना मतलब प्रॉफिटेबल होगा। या वो हमारा स्टॉक ब्रोकर होता है। ओके, तो हम देखते हैं अभी हर एक इंटरमीडियरीज को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे स्टॉक ब्रोकर को। तो एक किसी भी इन्वेस्टर के अगर आप जर्नी में देखोगे तो स्टॉक मार्केट का जो एंट्री पॉइंट है वो आपके लिए स्टॉक ब्रोकर है। कि मतलब अगर आपको कोई शेयर खरीदने या बेचने हैं तो आप सीधा दलाल स्ट्रीट पे जाके लाइन में खड़े रह के ऑर्डर तो नहीं लगाने वाले। तो आपके और एक्सचेंज के बीच में का जो ब्रोकर बनता है उसको स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। तो वे स्टॉक ब्रोकर होते कौन है? स्टॉक ब्रोकर बेसिकली वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक्सचेंज जो अपने मेजर एक्सचेंजेस है जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, इनके साथ एक ट्रेडिंग मेंबर की तरह रजिस्टर हुए होते हैं। और अलॉन्ग विथ रजिस्टरिंग एज ए ट्रेडिंग मेंबर इनके पास एक खुद का स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस होता है जो इनको अलाउ करता है स्टॉक ब्रोकिंग के रिलेटेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो अभी बिफोर प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, क्योंकि कस्टमर्स बहुत सारे होते हैं इसलिए हर एक कस्टमर को अपना अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है बिफोर डिसाइडिंग टू बाय सेल और ट्रांजैक्ट और डू एनीथिंग इन शेयर मार्केट। तो उस अकाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। जो अगर आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना कहता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि हम ये तो बात हुई कि ब्रोकर ये वाले सर्विस प्रोवाइड करता है, पर इसके अलावा भी ब्रोकर काफ़ी सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो हमें ज़्यादा नोटिस नहीं करते, लेकिन हमें अगर आप डीप में जाओगे तो आपको समझ जाएगा।
जैसे कि along with letting you transact in the market, वो ट्रेडिंग के टाइम पे मार्जिन भी प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा अगर आपको ट्रांजैक्ट करने के लिए उनकी सपोर्ट चाहिए तो ऐसे कस्टमर केयर टाइप भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको टिप्स चाहिए तो उनके मैसेजेस आते हैं या ईमेल्स आते हैं या बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं जिसके थ्रू वो आपको हेल्प करते हैं, सजेस्ट करते रहते हैं कि ये शेयर खरीदे, वो शेयर बेचिए वगैरह वगैरह वगैरह। एंड अलॉन्ग विद दैट वो फंड ट्रांसफर भी मेक श्योर करते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में आपके ट्रेडिंग अकाउंट में सही पैसा हो, सही से डिडक्ट हो जाए, सही से ऐड हो जाए, आपके अकाउंट में सही से एडिशन ऑफ शेयर्स दिखे, डिडक्शन ऑफ शेयर्स दिखे वगैरह वगैरह। और इसके अलावा वो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी इशू करता है। अभी अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जिस तरह से आप सुपरमार्केट में जाते हो तभी कुछ सामान खरीदते हो तो आपको रिसीट मिलता है, उसी तरह से अगर आप शेयर मार्केट में जाके शेयर खरीदते बेचते हो तभी आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मिलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट्स बेसिकली होते क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नोट्स वो होते हैं, वो ऐसे रिसीट्स होते हैं जिसमें कहा जाता है कि आपने कौन सा शेयर कितने पे खरीदा, कौन से टाइम पे खरीदा, कौन से दिन पे खरीदा या वगैरह वगैरह, सारे डिटेल्स होते हैं। और इन सब के अलावा भी आपको एक बैक ऑफिस लॉगिन आईडी टाइप बनाया जाता है जिसके थ्रू आप एक ऐसे क्या बोलते हैं, आप क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड देख सकते हो कि आपने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए, क्या क्या खरीदे, क्या क्या बेचे हैं, कितने हैं, उसकी टोटल वैल्यू क्या है, कितने शेयर है, उसकी टोटल वैल्यू क्या है वगैरह वगैरह। तो अभी ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए स्टॉक ब्रोकर एक छोटा सा फीस चार्ज करता है जिसको ब्रोकरेज फीस कहा जाता है। तो अभी ये जो ब्रोकरेज फीस है ये फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर डिफर करता है एंड फ्रॉम सर्विस टू सर्विस डिफर करता है। जैसे काफी ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग के लिए चार्ज करता है, लेकिन अगर आप डिलीवरी इक्विटी फॉर डिलीवरी लेते हो, जैसे कि अगर आप लॉन्ग टर्म में के लिए शेयर होल्ड कर रहे हो तो आपको वो जीरो चार्ज करता है, ₹0 चार्ज करता है। तो या एंड ऑल्सो ये कि अगर आपको शेयर खरीदने या बेचने हैं तो इसलिए आपको शेयर खरीदने या बेचने के लिए आपको ब्रोकर के पास अकाउंट तो खोलना पड़ेगा। तो खोलते समय ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है क्योंकि आपके हर एक ट्रांजैक्शन पे आपसे एक पैसे कटे जाता है, क्योंकि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप प्रॉफिट करो या ना करो ब्रोकरेज तो पैसे कमाएगा ही आपसे। सो यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि जब आप ब्रोकर चूज करते हो तो ऐसा ब्रोकर चूज करो जो आपसे कम पैसे चार्ज करे और आपको अच्छे से अच्छा सर्विस दे। ठीक है, तो अब ये तो बात हुई कि ब्रोकरेज की सर्विसेज की। तो अभी आप ट्रांजैक्ट कैसे कर सकते हो ब्रोकर के थ्रू? अभी ब्रोकर के थ्रू ट्रांजैक्ट आप मेनली 3 तरीके से कर सकते हो। जैसे कि या तो आप जाके, आपके ब्रोकर का एक ऑफिस रहता है जहाँ पे आप जाके ब्रोकर के बाजू में बैठ के आपको कह सकते हो कि ये शेयर खरीदो, वो शेयर बेचो, और वो ट्रेडिंग टर्मिनल पे इन रियल टाइम आपके लिए शेयर खरीदते हैं बेचते हैं। ये तो पहली तरीका हुआ और ये पहले बहुत होता था। बिफोर 2001 दिस यूज्ड टू बी अ कॉमन प्रैक्टिस। ओके, तो और दूसरा तरीका होता है एक टेलीफोन कॉल का, जिसमें आप आपके ब्रोकर को फोन कर सकते हो और आप कहोगे कि ये शेयर इतने दाम पे इस टाइम पे खरीदो, ऐसे वगैरह। और तीसरा तरीका होता है डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ माने कि खुद से कर लो कि या तो आप फोन पे एप्लीकेशंस होते हैं या फिर वेबसाइट्स होते हैं जहाँ से आप कर सकते हो। और आज के तारीख में जो भी मेजर ब्रोकर्स है जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गए, वो सारे आपको मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस देते हैं जिससे आपको ना ही कॉल करने की और ना ही किसी के ऑफिस में जाके बैठने की जरूरत है। आप बस अभी तक क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन बाय शेयर्स एंड सेल देम। ओके, तो अभी ये तो बात हुई कि आप स्टॉक ब्रोकर की। स्टॉक ब्रोकर क्या करता है, आपको आपके एक गेटवे की तरह है कि अगर आपको मार्केट में घुसना है तो स्टॉक ब्रोकर होता है। तो एक बार आपने शेयर खरीद लिए तो उसके बाद आपको वो शेयर आप जेब में लेके थोड़ी घूम सकते हो। बट टेक्निकली आप 1996 के पहले कर सकते थे, क्योंकि कैसा था कि 1996 के पहले आपको शेयर सर्टिफिकेट्स मिले जाते थे। तो अगर आप समझो कि रिलायंस के 100 शेयर ओन करते थे तो आपको उसके एक सर्टिफिकेट मिलता था जिसमें लिखा होता था कि यू ओन 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस बोल के। लेकिन 1996 के बाद पूरा मार्केट डिजिटल हो गया और पूरे ट्रांजैक्शन डिजिटल हो गए। शेयर खरीदने बेचने का, फुल ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का ट्रांजैक्शन डिजिटल हो गया। तो सही सी बात है कि जो शेयर्स को स्टोर करने की भी बात आती है वो भी डिजिटल हो जाएगा। तो ये और वहीं पे डिपॉजिटरीज का आइडिया जनरेट हुआ। तो डिपॉजिटरीज मेनली करते क्या? डिपॉजिटरीज डीमैट अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी डीमैट अकाउंट होते क्या? डीमैट अकाउंट बेसिकली लॉकर की तरह काम करते हैं आपके शेयर्स के लिए। मतलब जैसे कि आप बैंक में जाते हो, आपके बैंक लॉकर में सोना चांदी जो भी आपके ऐसे कॉस्टली सामान है, प्राइसलेस सामान है, वो सब रखते हो। इन द सेम वे जो आपके डीमैट अकाउंट है उनमें आपके सारे शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर किए जाते हैं। तो अभी ये सारे सर्विसेज, तो बेसिकली अगर आपको
डिपॉजिटरीज के पास, तो आपके शेयर्स बेसिकली डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं जो डिपॉजिटरीज चलाते हैं। अभी इंडिया में करंटली 2 डिपॉजिटरीज है जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं डीमैट अकाउंट के। एक है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑल्सो नोन एज NSDL, और दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, CDSL। ठीक है, तो अभी जिस तरह से आप अगर आपको शेयर खरीदना बेचना है तो आप डायरेक्ट दलाल स्ट्रीट नहीं जाते हो बल्कि ब्रोकर के थ्रू जाते हो। इन द सेम वे अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप डायरेक्ट डिपॉजिटरी के ऑफिस में नहीं जाओगे, आप एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू जाओगे। अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बेसिकली वो लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपके डीमैट अकाउंट खोलने में। जैसे स्टॉक ब्रोकर आपको स्टॉक खरीदने बेचने में हेल्प करता है, उसी तरह से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपको डीमैट अकाउंट खोलने में हेल्प करता है। अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी मेजर स्टॉक ब्रोकर है इंडिया में, जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, बाद में ग्रो हो गए, ये सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप उनके थ्रू अकाउंट खोल रहे हो तो फिर आप आपका डीमैट अकाउंट भी वही खोल के देंगे, तो आपको ऐसे कुछ एक्स्ट्रा हैसल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी ये तो अभी तक तो हमने ये बात कर लिया कि स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप शेयर खरीद या बेच सकते हो, डिपॉजिटरीज में आप स्टोर कर सकते हो। पर ये शेयर खरीदने बेचने और स्टोर करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है पैसों की, और पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो बैंक से ही आएंगे आपके। तो बैंक का अगर आप सही तरीके से देखो तो बैंक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल प्ले करते हैं इस पूरे इकोसिस्टम में। बैंक क्या करते हैं? बैंक फैसिलिटेट करते हैं आपका फंड ट्रांसफर, कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में और बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में सही से पैसे ट्रांजैक्ट होते रहे और आपके नंबर्स में कोई इश्यूज ना हो बोल के। ठीक है, और किसी भी एक ट्रेडिंग अकाउंट के साथ आप मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास समझो 5 बैंक अकाउंट है अलग अलग बैंक के साथ, तो आप जाके आपके किसी एक ट्रेडिंग अकाउंट के साथ 5 लिंक कर सकते हो। पर उसमें एक कंडीशन ऐसा होता है कि आपका एक ही बैंक अकाउंट ऐसा होता है जो आपके डिपॉजिटरी से कनेक्टेड होता है, और उसी बैंक अकाउंट को आप प्राइमरी बैंक अकाउंट कहते हैं, और इवन ब्रोकर भी उसी को प्राइमरी बैंक अकाउंट बोल के कंसिडर करता है। अभी इसका रीजन क्या है प्राइमरी बैंक अकाउंट का? प्राइमरी बैंक अकाउंट का रीजन ये है कि ताकि कोई एक बैंक अकाउंट ऐसा फिक्स हो जिससे आपके सारे ट्रांजेक्शन होने ही वाले हो, बोल के ब्रोकर को भी गारंटी हो और डिपॉजिटरी को भी गारंटी हो। ठीक है, तो अभी ये प्राइमरी बैंक अकाउंट के थ्रू आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो इसको ब्रोकर को, और उसके थ्रू ले भी सकते हो। लेकिन जो ये प्राइमरी अकाउंट के अलावा जो भी बाकी सारे अकाउंट आप कनेक्ट करते हो, इनको कहा जाता है सेकेंडरी अकाउंट। और ये सारे सेकेंडरी अकाउंट्स में से सेकेंडरी अकाउंट्स में आप पैसे रिसीव नहीं कर सकते। इट्स जस्ट अ वन वे प्रोसेस कि जो भी सेकेंडरी अकाउंट है उससे आप पैसे भेज सकते हो आपके ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन आप उधर से रिसीव नहीं कर सकते हो। रिसीव आप सिर्फ प्राइमरी अकाउंट में कर सकते हो। तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है बिफोर कनेक्टिंग मल्टीपल अकाउंट्स थ्रू योर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो अभी ये तो बात हुई बैंक की कि फंड्स कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो अभी जैसे कि आपने अभी तक आपने गेस कर लिया होगा कि स्टॉक ब्रोकर ट्रेडिंग अकाउंट चलाता है, डिपॉजिटरी डीमैट अकाउंट सर्विस करता है, बैंक में बैंक अकाउंट होता है, और ये सारे जो अकाउंट्स हैं ये एक साथ काम करते हैं टू मेक श्योर कि आपका और मेरा प्रोसेस सही से निकल जाए और हर एक इन्वेस्टर का भी प्रोसेस सही से निकल जाए। तो अभी ये लास्ट में आता है क्लियरिंग कंपनी। क्लियरिंग कंपनीज का एक्चुअल काम क्या होता है? क्लियरिंग कंपनीज बेसिकली सेटलमेंट करते हैं कि हर एक ट्रेड जो होता है मार्केट में, लाखों ट्रेड होते, पहली बात तो ये कि मार्केट में लाखों ट्रेड होते हैं दिन के, तो उन सारे ट्रेड को सेटलमेंट करने का काम क्लियरिंग कंपनीज का होता है। उनका सॉरी Samrat, I'm really sorry to interrupt. Yeah. I'm Shashwat. Yeah. So, guys, I joined a little late. I'm actually out of station. यहाँ पे internet का बहुत issue है. So, actually, I joined just now. Samrat, can you switch back to the previous slide for a second, if you don't mind? Yeah. One with the depositories, NSDL and CDS. Okay. Yeah, sure. Okay, so मुझे एक चीज बतानी थी आप सबको कि यार ये जो समृद्ध बता रहा है ना डिपॉजिटरीज के बारे में, ये आपको बहुत ही बोरिंग लग सकता है, लग सकता है कि ये कोई काम का नहीं है आपके, बट एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन बताता हूँ कि आप जब भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो ना, तो वो तुरंत आपके अकाउंट में आता नहीं है, आपके ब्रोकर के अकाउंट में पहले वो आता है। तो उसके कुछ प्रोसेसेस है। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो कोई शेयर खरीदने का या कोई शेयर बेचने का,
सो आपको ना आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में, जो भी आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है ब्रोकर के साथ, उसके ईमेल आईडी में ना आपको NSDL की तरफ से या CDSL की तरफ से एक मेल आता है कि हाँ आपके शेयर सही सलामत आ गए हमारे डिपॉजिटरी में, एंड वी हैव योर शेयर एंड और वी हैव एग्जिटेड योर शेयर। सो ये ना यार मेल चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, नेशनल लेवल ब्रोकर्स तक भी देखा गया है कि बहुत बार ना ऐसा ग्लिचेस आए हैं कि आपके पैसे तो कट गए हैं बट आपके पास शेयर डिपॉजिट ही नहीं हुआ है। आपके ब्रोकर के अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं शेयर, बट एक्चुअली आपके पास आए नहीं है वो शेयर। तो बहुत बार ये ग्लिचेस की वजह से होता है। सो ये जो मेल्स आते हैं ना, वो आपको हर एक ट्रांजैक्शन के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजते हैं ये डिपॉजिटरी वाले। सो वो उसके साथ आपका टैली करना कि आपका दोनों अकाउंट मैच हो रहा है कि नहीं, जो शेयर्स वहां दिख रहे हैं वही शेयर यहाँ पे भी है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू इंक्लूड दिस टॉपिक। भले ही ये बहुत बैक ऑफिस का काम है, हमारे डे टू डे लाइफ में नहीं काम आएगा, बट ऑन अ मंथली और वीकली बेसिस वी शुड चेक दीज ईमेल्स एंड टैली कर लेना चाहिए। जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं उन्हें तो बिल्कुल रहना चाहिए। So yeah, that's what I wanted to add on this. Samruddh, please continue. Really sorry to interrupt. Yeah, no problem. So yeah, जो क्लियरिंग कंपनीज होते हैं उनका एक ही काम होता है कि जो बायर और सेलर है उनको मिला दो साथ में, और जो पैसे का जो लेन देन का काम है वो सही से करा दो। तो अगर एक साइड में कोई बंदा 100 शेयर खरीद रहा है रिलायंस का, तो दूसरे साइड में कोई एक बंदा है जो 100 शेयर बेच भी रहा है रिलायंस का, तो क्लियरिंग कंपनी का काम यही होता है कि आपके अकाउंट से शेयर उसके अकाउंट में, सॉरी उसके अकाउंट से शेयर आपके अकाउंट में भेजो और आपके अकाउंट से पैसे उसके अकाउंट में भेजो। तो ये पूरा जो ट्रेड का सेटलमेंट है, ये काम ये वो क्या बोलते हैं ओवरलुक करता है क्लियरिंग कंपनी, और वो ऑल्सो मेक श्योर करता है कि कोई किसी भी तरह का डिफॉल्ट ना हो और कोई भी किसी तरह का फ्रॉड ना करे। ठीक है, तो क्लियरिंग कंपनीज करेंटली 2 है इंडिया में, जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है करेंटली जो क्लियरिंग कंपनी का काम करते हैं। एक है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSCCL, और दूसरा है इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ICCL। ठीक है, तो या इनका बस इतना ही काम होता है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, जैसे कि शाश्वत ने कहा कि जो डिपॉजिटरीज है और क्लियरिंग कंपनीज का है, क्लियरिंग कंपनीज का जो फंक्शन है, ये आपको उतने डिटेल में पता नहीं होगा तो भी चलेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका मेन जो इंटरेक्शन होता है वो आपके ब्रोकर के साथ या फिर आपके बैंक के साथ होता है। सो दोज आर द 2 पीपल यू नीड टू नो द मोस्ट अबाउट, यू नीड टू हैव द डीपेस्ट नॉलेज अबाउट कि कैसे चार्जेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। But yeah, it's good to have knowledge about all the participants in the ecosystem, right? So yeah, so to conclude the whole thing, 4 तरह के इंटरमीडियरी होते हैं। एक होता है ब्रोकर, जिसके साथ आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, जिससे आप शेयर खरीदे बेच सकते हैं। दूसरे होते हैं डिपॉजिटरी, जो आपके शेयर होल्ड करते हैं, लॉकर की तरह काम करते हैं। 2 डिपॉजिटरी होते हैं, एक NSDL, दूसरा CDSL। तीसरे होते हैं बैंक, जो फंड ट्रांसफर का काम करते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट और आपके बैंक अकाउंट के बीच में। चौथे होते क्लियरिंग कंपनी, वो मेक श्योर करते हैं कि आपके सारे ट्रेड सही से निकल जाए, आपके पैसे सही से कट हो जाए और आपको शेयर सही से मिल जाए, वगैरह वगैरह। तो या अगर किसी को भी कोई किसी तरह का डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो या एनीथिंग एल्स, फील फ्री टू शेयर विद अस। NSDL और CDSL में फर्क क्या ऐसा कुछ फर्क नहीं है, बट दीज आर 2 कॉर्पोरेशंस जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड अगर आप डेप्थ में भी देखोगे तो काफी जो हर एक ब्रोकर है वो इन दोनों में से किसी एक के किसी एक के साथ एफिलिएटेड होता है। एंड एज लॉन्ग एज योर ब्रोकर इज एफिलिएटेड विद एनी वन ऑफ दीज 2, योर शेयर्स आर परफेक्टली सेफ। लाइक और ये काफी बार ऐसी भी होता है कि आपके ब्रोकर शिफ्ट करते हैं। जैसे अगर आप 2015 के पहले की बात करो तो जीरोधा का अगर आप सीन देखोगे तो तभी वो NSDL के साथ एफिलिएटेड था, पर 15 के बाद से 15 आई थिंक जून या उसके बाद से वो CDSL का पार्ट हो गया। सो या इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट, बट या दीज आर द 2 corporations who do that. Anybody else? Okay, so yeah, I would like to call Saloni next to take the discussion forward.
हेलो। Yes, Karthik. No, I'm Is just my screen visible? addressing everyone. Yeah, please. Yeah, your screen is visible. I'm just addressing people. Please participate. It's just a discussion. We are not teaching you anything. And our motto is not to bore you to death. So आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो और अच्छे से, और आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा यार। आप घर पे बैठ के अभी करोगे क्या छुट्टियों में? थोड़ा डिस्कशन में आपको मज़ा ही आएगा। आई होप। Yes, yes, sir. Hey everyone, am I audible? Yeah, Yes, Saloni, yes, clearly. Yes. So hey everyone, my name is Saloni Agarwal. I am from MBA Tech EXTC second year. Now let's start the discussion about the basics of IPO. So the first question, after hearing this topic, the first question that will come to your mind is what exactly is an IPO? कोई बताना चाहेगा कि what? It's initial public offering. Okay. Anyone else would like to add up? An company can release the stock or come into the share market by releasing the stocks to compete with the bullish stock companies. Yes, The exactly. company Thank you for the company goes public, and they can sell their shares in kind of an investment for the company. IPO stands for initial public offering and means just that a company offering itself to the public for the first time. It means that a private company is offering its partial or full ownership for the first time to the general public. It is a method for company to be public from private. अच्छा कोई बता सकते हैं what is the major difference between a public and private company? Anyone? पब्लिक कंपनीज आर दोज जिनमें हम लोग भी, मतलब हम जैसे मिडिल क्लास लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और प्राइवेट कंपनीज वो जिनके शेयर्स पूरे प्रमोटर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। Exactly. The difference between the public and private company is that प्राइवेट के स्टॉक्स पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते ना, मतलब हाँ यू कैन नॉट ट्रेड देम पब्लिकली. yes नहीं, तभी तो वो प्राइवेट होती है कृष्णा। क्योंकि इनके स्टॉक्स अवेलेबल नहीं होते एंड जो कंपनीज पब्लिक होती हैं उनमें जनरल पब्लिक एंड ट्रेड, और जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो दे आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड पब्लिकली, वही जो मैंने बोला अभी. एंड द प्राइवेट कंपनी इज वन विच इज़ नॉट लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. So IPOs are commonly of two types: fixed price offering and book building offering. Anyone कोई बताना चाहेगा, लाइक किसी को आइडिया है इसके बारे में, लाइक व्हाट इज फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग एंड व्हाट इज बुकिंग? एनीवन? नहीं, आइडिया नहीं है. ओके सो आई विल एक्सप्लेन. फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग में जो कंपनी पब्लिक जा रही है वो एक पर्टिकुलर प्राइस डिटरमाइन कर देती है. उसी पर्टिकुलर प्राइस पे इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं. वेयरएज इन बुक बिल्डिंग ऑफरिंग, इंस्टेड ऑफ सेटिंग वन फिक्स प्राइस, जो कंपनी पब्लिक जा रही है कंपनी रेंज ऑफ प्राइस दे देती है एंड इन्वेस्टर को उसी रेंज में अपनी बिडिंग करनी होती है. Question is why the company files an IPO and go public? किसी को रीजंस पता है कि कोई कंपनी क्यों IPO फाइल करेगी और पब्लिक जाना चाहेगी? लाइक वो अपनी ओनरशिप क्यों किसी के साथ शेयर करना चाहेगी? To gather more फंड कलेक्ट funds करने के लिए. to इन्वेस्टमेंट हाँ पैसा खत्म yes हो गया. फंड्स raise कलेक्ट the करने के लिए. funds. would like to add up. Okay,
So there are many reasons behind a company's decision to go public, but these three are some of the main reasons, like raising capital improves the credibility of the company and helps assess the company's market worth. Like first is raising capital. Financial world में capital is equal to money. अब किसी कंपनी को पैसा क्यों रेस करना होगा, इसके भी दो रीज़न हो सकते हैं. फर्स्ट ये हो सकता है कि उन्हें अपने डेप्ट क्लियर करने हो, या जो उन्होंने पहले लोन वगैरह ले रखा हो कंपनी ने, उसको उन्हें क्लियर करना हो एंड दे नीड मनी. सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि उन्हें अपना एक्सपैंड करना हो एंड उसके लिए उन्हें मनी की रिक्वायरमेंट हो. तो अब फंड रेज करने के लिए उनके पास एक ऑप्शन है कि कंपनी बैंक के पास भी जा सकती है. बट एक कंपनी के लिए बैंक से लोन लेना इज़ क्वाइट अ कॉस्टली प्रोसीजर, बिकॉज द बैंक विल चार्ज interest rate also, so it will be a huge expenditure for a company. सेकेंड ऑप्शन कंपनी के पास ये है कि वो मार्केट से पैसा उठा ले बाय फाइलिंग एन IPO. Second reason why the company files an IPO is it improves the credibility of the company. अब जब कोई कंपनी पब्लिक जाती है तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स सेबी को सबमिट करने होते हैं. सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है स्टॉक मार्केट की, एंड सेबी सब कुछ चेक करती है उस कंपनी के बारे में, लाइक कंपनी में कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है. ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है. So it indirectly improves the credibility of the company, that nothing is wrong with the company according to SEBI. Third reason is it helps to assess the company's market worth. अगर कोई कंपनी पब्लिक जा रही है तो वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेगी, तो अगर उस कंपनी के शेयर्स काफ़ी हाई वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है तो इससे ये पता चलेगा कि कंपनी कितनी पॉपुलर है एंड काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं उस कंपनी के शेयर्स को ख़रीदने में. तो इससे कंपनी की ट्रू मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी. सो दीज वर दी सम ऑफ द मेन रीजंस व्हाई द कंपनी एंड गो बैक. So what is the procedure that the company has to follow to file an IPO? If you guys want to know about the procedure that the company has to follow to file an IPO, I will share the link for that with you all after this discussion. But this is the process. I won't be discussing it here because it is irrelevant to most of us present here. So yeah. These are some of the upcoming IPOs like Krishna Institute of Medical Science, Sham Metallics, Zomato, NSDL, and these are some of the closed IPOs like Power Grid, Macrotech Developers. This is the date when this particular IPO was issued, and this is the price range for this IPO, and this is the minimum number of shares that an investor has to buy. This is the draft red hiring prospectus. It is the document that makes the public know about the company's IPO listing after the approval made by SEBI. Like, if you want to see. I guess it will take some time to load. Okay, so I will share this link with you all. This was all about the basics of IPO. वैसे we discussed everything related to basics of IPO. हाँ. Sure you जब can. कोई कंपनी मतलब पब्लिक होती है तो वो अपने पूरे शेयर्स थोड़ी ओपन करती नहीं, होगी पब्लिक के लिए. नहीं, कुछ पार्ट. एक परसेंटेज रहेगा ना, मतलब 50% हाँ. या कुछ वो पर्टिकुलर रहेगा क्या, कुछ परसेंट, क्या वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है? कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा, आई गेस. अच्छा. हाँ. ये कंपनी जब पब्लिक होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन चाहिए रहती है उसके लिए, और कोई भी कंपनी अपने पूरे शेयर्स मार्केट में नहीं उतारती है, तो नहीं उतारती. कुछ
कुछ परसेंटेज या फिर 10%, 20% Yes. उतने शेयर्स वो कंपनी मार्केट में उतारती है जिनको वो एक्सचेंज कर सकते हैं। लोग बाग अपन जैसे गरीब लोग हैं वो एक्सचेंज कर पाते हैं, लेकिन जो प्रमोटर्स के पास शेयर रहते हैं वो अगर उनके पास ज़्यादा है तो उस कंपनी की वैल्यू अच्छी मानी जाती है, मतलब उनमें इन्वेस्ट करने के लिए सजेशन ज़्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स के पास जितनी होल्डिंग होगी कंपनी उतनी स्ट्रांग होती है। अच्छा अच्छा। बेसिकली अगर वो जो प्रोमोटर वाली जो बात बोली, प्रोमोटर्स के पास अगर ज़्यादा हो तो वो एक साइन होता है कि वो भी बिलीव करते हैं कि आगे कंपनी बढ़ने वाली है, उनके पास और पैसे आएंगे और कमा पाएंगे वो लोग, इसलिए वो लोग होल्ड करते हैं। तो इट्स लाइक कि अगर उनके लिए अच्छा है तो आपके लिए अच्छा होगा ही एज अ स्मॉल इन्वेस्टर। एंड आई गेस अभी एक रूल आया ना जिसमें 75% से ज़्यादा प्रमोटर्स होल्ड नहीं कर सकते। वो गवर्नमेंट का है, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है ना उसमें स्टेक रिड्यूस करने का सेबी ने बोला। ओह अच्छा। IRCTC वगैरह से गवर्नमेंट कंपनीज में। ओके तो मतलब कोई कंपनी को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्टार्टअप है, तो अगर उसको आईपीओ करवाना है, ठीक है, तो फिर एक क्राइटेरिया होगा ना सर्टन कि हाँ इतना होना चाहिए, उसका कैपिटल इतना होना चाहिए, तो ऐसे सारे क्राइटेरियाज होते होंगे ना उसके। हेलो या तो हाँ, उसके क्राइटेरिया तो होता है। उसका कुछ ऐसे अभी तक तो ऐसे था कि एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर द आईपीओ प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना चाहिए बोल के, बाद में फाइनेंशियल स्ट्रांग होने चाहिए, कुछ ऐसे पहले कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के थ्रू ऐसे बहुत इश्यूज नहीं होने चाहिए, या फिर कुछ ऐसे स्कैम्स में पार्ट नहीं होना चाहिए। तो वो सब बहुत पार्ट रहता है जो सेबी मॉनिटर करता है टू इंश्योर कि उसके सारे फाइनेंशियल सही है, लोग सही है और वगैरह वगैरह, ताकि वो मार्केट में एंटर होने के बाद लोगों का पैसा ना डूबे उसके। बेसिकली दे मतलब वो लोग ये बता देते हैं कि आपका मैनेजमेंट क्या है, उनको अपने आप को पूरा ओपन करना पड़ता है कि वो आप सारे अपने फाइनेंशियल्स, अपना मैनेजमेंट, एवरीथिंग दे शेयर विद सेबी एंड देन इट इज लिस्टेड। और वो प्रोसेस काफ़ी थरो होता है जो उनका फुल एनालिसिस का होता है सेबी का, इसलिए काफ़ी सारे ऐसे आईपीओस होते हैं जो ऐसे 12-18 फाइल करने के 12-18 महीने बाद में लॉन्च होता है, क्योंकि उतना वो डीप एनालिसिस करते रहते हैं सेबी वाले लोग टू इंश्योर कि कुछ भी ऐसे फ्लॉ या फिर कुछ भी ऐसे इश्यूज ना हो कंपनी में। Okay, so thank you for adding up your viewpoints. Any other doubts? So thank you for listening. This was all about basics of IPO. Now I would like to call upon Karthik to discuss the further topic. Hello everyone, am I audible? Yes. I hope my screen is also visible. Yes. So hello, my name is Karthik Tyagi and I'm from MBA Tech EXTC second year, और होपफुली अब हम जुलाई में थर्ड ईयर में आ जाएंगे अगर पास हुए तो। सो अभी तक अपन लोगों ने स्टॉक मार्केट्स के बारे में बहुत अच्छा कुछ पढ़ लिया है, तो कोई मुझे बता सकता है, मतलब ये मेरा टॉपिक है नहीं लेकिन जस्ट मैं डिस्कशन के लिए एक बार पूछना चाह रहा हूँ, कोई मुझे बता सकता है कि स्टॉक मार्केट की जो स्टार्टिंग थी वो कैसे हुई थी? किसी को अगर पता है स्टोरी? शिप से हुई थी शायद, जितना मुझे याद है। तो पहले पहले या बहुत यार पुराने ये जमाने राइट। में शिप थी, तो वो ट्रेडिंग करने जाती थी, तो लोग बोलते थे कि इतना पैसा लगाओ तो आपका पैसा इतना होगा, और उसमें भी रिस्क होता था कि वो ट्रेड करके वापस आएंगे नहीं आएंगे, वो पॉसिबिलिटीज थी, हो सकता है नहीं हो। या एग्जैक्टली। तो इसकी स्टार्टिंग 1600 में हुई थी स्टॉक मार्केट की,
उसमें मतलब स्टॉक मार्केट से चालू नहीं हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत ट्रेड करती थी अपने इंडिया से, तो पता ही है। लेकिन जब वो ट्रेड करती थी, जो शिप्स में जाते थे, उनको उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो उन्होंने बिग इन्वेस्टर्स का पैसा लेके अपने वोएज में डालना चालू करा। अगर उनका वोएज सक्सेसफुल होता तो उसके कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज वो दे देते। तो ऐसे स्टार्ट हुई थी। नाउ वुड लाइक टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट इंडाइसेस। तो फॉरगेट अबाउट द स्टॉक मार्केट, कोई मुझे बता सकता है कि एक इंडेक्स क्या होता है? एनीवन? कोई भी इंडेक्स, स्टॉक मार्केट को भूल जाओ। लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। सॉरी, एक यार छोटी कोई सी समरी टाइप हो डिस्कशन जाए। में एक बार अपना नाम भी बता के यार पॉइंट पुट अप करो तो वो अच्छा रहेगा ना। अपन लोग मतलब आपस में सबको जान जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। ये डिस्कशन है, क्लब ही है यार, कोई पढ़ा थोड़ी रहा है। कौन बोल रहा है? श्री? हाँ मैं बोल रहा हाँ श्री, बताना क्या है मैं बोल रहा था इंडेक्स? कि समरी, एक छोटी सी समरी हो जाएगी, कंटेंट मतलब बता देगा अंदर क्या क्या है उसके अंदर। हाँ, एनीवन एल्स? मतलब पर्टिकुलर सेक्टर का समरी मेजरमेंट है। होती है किसी भी चीज की। पर्टिकुलर सेक्टर। तीर्थ क्या बोल रहा है? मतलब पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे कि पूरा बैंक सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, जैसे बैंक निफ्टी हो गया। या एग्जैक्टली, श्योर। सो मान लो आपके यहाँ पर कोई आता है, आपसे पूछता है आपके टाउन में आके कि यार तुम्हारे यहाँ का ट्रैफिक कैसा है। तो तुम कैसे बोलोगे? तुम सड़कों पे निकल के उसको बताओगे नहीं भाई मेरे घर के बाहर इतनी गाड़ियाँ आती है तो ट्रैफिक बहुत है। कोई भी अगर बंदा सेंसिबल होगा तो ये बताएगा कि उसके एवरेज जो सड़कों पे की जितनी गाड़ियाँ चलती है उसके हिसाब से वो बता देगा। कुछ अच्छी सड़कों को जो मेन मेन जगह है उनको देख के बता देगा कि यार यहाँ पर इतना ट्रैफिक है, तो वो बता देगा। ठीक है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होता है। अगर जैसे मान लो मैं राघव के पास गया, मैंने राघव से पूछा यार आज मार्केट का क्या हाल है। तो राघव, मार्केट में बीएसई में लिस्टेड है 5,000 कंपनियां, एनएसई में लिस्टेड है 2,000 कंपनियां। वो हर एक 5,000 एक एक कंपनी को देख के मुझे बताएगा। चलो एक दिन बता दिया, फिर मैं अगले दिन फिर जाके पूछता हूँ। राघव परेशान हो जाएगा। राघव ने बोला इसको हटाओ, कार्तिक को बताने के लिए अपन कर लेते हैं, इंडेक्स बना लेते हैं बीएसई। मतलब राघव ने नहीं बनाया है ऑब्वियसली। तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स में लिस्टेड है बीएसई में 5,000 कंपनियां और एनएसई में लिस्टेड है 2,000 कंपनियां। तो बीएसई में जो 5,000 में से कुछ टॉप 30 कंपनियां हैं उसको मिला के बना दिया S&P BSE सेंसेक्स। सो वो मॉनिटर करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस बीएसई सेंसेक्स की। और निफ्टी ने बना दिया उठा के, एनएसई ने बना दिया उठा के निफ्टी 50, जिसमें टॉप 50 कंपनीज है वो मॉनिटर करती है निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज। बहुत ईजी से, नो रॉकेट साइंस। आया समझ में? तो S&P जो है वो मॉनिटर करता है टॉप 30 कंपनीज को। तो S&P की फुल फॉर्म में बता देता हूँ आपको, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। एक ये ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और S&P टेक्निकल एक्सपर्टीज है कंस्ट्रक्टिंग में, इंडेक्स कंस्ट्रक्टिंग में एक्सपर्ट है। और एनएसई को मॉनिटर करता है IISL, इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड। ठीक है, आया नो रॉकेट साइंस, इतना तो समझ में आया सबको। तो स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, ये दो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स हैं, एनएसई और बीएसई के। ठीक है, तो मान लीजिए आपको पूछे जाए कि एप्लीकेशन, कोई मुझे बता सकता है यार एप्लीकेशन क्या क्या होती है इंडेक्स की? निफ्टी की, और कोई भी इंडेक्स हो, बैंक निफ्टी कोई भी एक एप्लीकेशन। नो, मेरी आवाज आ रही है कि मैं किसी से बोल रहा हूँ कि खुद से ही बोले जा रहा हूँ? आ रही है। हेलो?
ये सर एप्लीकेशन ऐसी हो सकती है सर कि अगर जैसे किसी ने स्टॉक में अगर पैसा लगाया है तो अगर उसमें थोड़ा सा सेफ खेलना है, मतलब रैंडम किसी में भी नहीं, कुछ ट्रस्टेड कंपनीज में खेलना, तो निफ्टी 50 से जो कंपनी लिस्टेड है उनमें से लगा सकते हैं, तो थोड़ा सेफ हो सकता है वो। क्या एक बार फिर से रिपीट कर देंगे पॉइंट प्लीज? मतलब जितना मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से, जैसे निफ्टी का एक एप्लीकेशन ये भी है कि अगर जैसे किसी बंदे को स्टॉक में पैसे लगाना है, उसने सोचा है, तो वो और पर उसे मतलब थोड़ा सा सेफ खेलना है, वो अभी अभी है, उसे थोड़ा सेफ खेलना है, तो सेफ खेलने के लिए वो निफ्टी 50 में कुछ लिस्टेड जो कंपनीज है वो लगाएगा, तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब थोड़ा उसका मनी स्टेबल हो सकता है। तो एक एप्लीकेशन ये पॉइंट ठीक था, लेकिन एप्लीकेशन इसकी ठीक थी कि उसमें पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा पॉइंट दूसरी एप्लीकेशन ये है कि हम लोग मार्केट का ट्रेंड जान सकते हैं कि मार्केट नीचे आए कि ऊपर है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड या साइड व्यू। और कोई? ठीक है, तो मैं राघव के पॉइंट से चालू करता हूँ। वो रिफ्लेक्ट करता है जनरल मार्केट ट्रेंड को। मान लीजिए निफ्टी 10,980 पॉइंट पे था 18 जुलाई 2018 पे, और एक महीने बाद 18 जून 2018 पे, एक महीने पहले 18 जून 2018 में वो 10,800 पे था। तो मतलब वो 180 पॉइंट एक महीने में ऊपर मूव करा है, तो इसका मतलब 1.66% इंक्रीज है। That simply means during the period under consideration market has gone up। तो ये एक मार्केट ने बताया, ये जनरल आइडिया दे दिया है कि स्टॉक मार्केट ऊपर गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बेंचमार्किंग। तो मान लीजिए किसी ने एक स्टॉक खरीदा और अच्छा रिटर्न पाया। फॉर एग्जांपल आपने एक साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, समरुद्ध ने 1 लाख रुपए एक साल के लिए इन्वेस्ट करे और एक साल बाद उसको 20,000 रुपये रिटर्न मिला, यानी टोटल कॉर्पस उसका हो गया 1,20,000। फिर समरुद्ध को बहुत खुशी हुई, यार मैंने 20% रिटर्न लिया, और वो कुछ बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन निफ्टी मूव करा 10,000 से लेकर 3,000 तक उस एक साल में। फिर तो ये हो गया 30%। फिर अगर उससे कंपेयर करा जाए यार, तो 20% रिटर्न 30% से कम है, तो वो अंडर परफॉर्म करा है। जो समरुद्ध ने स्टॉक चूज करा था उसने अंडर परफॉर्म करा है, तो एक बेंचमार्किंग और पॉइंट हो जाता है। इंडेक्स ट्रेडिंग, जिसने भी कहा था, किसी ने कहा था इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक्चुअली इंडेक्स के अपन डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, और वो अपन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आगे चल के पढ़ेंगे उनके बारे में। एंड फोर्थ एप्लीकेशन इज पोर्टफोलियो हेजिंग। सो पोर्टफोलियो हेजिंग के बारे में भी थोड़ा टिपिकल टॉपिक है यार, इसके बारे में मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं है। इसको भी अपन फ्यूचर एंड ऑप्शन में आगे चल के ज़रूर कवर करेंगे। और अब आते हैं इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन होता कैसे है? किसी को पता है? मतलब NSE BSE इंडेक्स निफ्टी कैसे बना है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी। Am I properly audible? Audible. कोई बता सकता है सिद्रा प्लीज इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन? आइडिया नहीं है। ठीक है, देखो एक क्राइटेरिया होता है इंडेक्स में आने के लिए। जैसे निफ्टी 50, अब उसमें कोई सी भी NSE के अंदर 2,000 कंपनीज है, BSE के अंदर 5,000 कंपनीज है, और BSE का इंडेक्स है S&P, और NSE का इंडेक्स है निफ्टी 50। सो अगर ये कंपनी 5,000 कंपनीज में से ऑब्वियसली ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि कोई सी भी कंपनी को उठा के टॉप 30 में डाल दिया जाएगा, या फिर NSE में से कोई सी कंपनी को उठा के निफ्टी 50 में डाल दिया जाएगा। इसके लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, और अगर उस कंपनी ने उस क्राइटेरिया को पास कर लिया तो वो टॉप 30 कंपनीज में से एक हो जाती है। और अगर वो आगे चल के वो क्राइटेरिया
क्वालिफाई नहीं कर पाती तो उस कंपनी को रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरी कंपनी से जो जो उस क्राइटेरिया को पूरा करती है। मान लीजिए आईटीसी है। अब आईटीसी ने 7.6% का वेटेज दे रखा है निफ्टी 50 में, तो अपन ये बोल सकते हैं कि निफ्टी का जो मूवमेंट है वो 7.6% कंट्रीब्यूट किया जाता है आईटीसी के द्वारा। सिर्फ आईटीसी 7.6% कंट्रीब्यूट करता है एनएसई के मूवमेंट में। सो दिस वाज अबाउट इंडेक्स कंस्ट्रक्शन और मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, उसके 100 शेयर्स हैं और एक शेयर की प्राइस 50 है, तो उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 100 इंटू 50 रुपीज़ 5000। तो जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा होगा उसका ही वेटेज ज़्यादा होगा। ठीक है, और अपन लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, सेक्टर। सो बीएसई एनएसई ये सब तो अपने पढ़ा। दो मेन जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स इंडेक्स है, बीएसई सेंसेक्स एंड निफ्टी 50, और एक है अपना बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। ये सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स हैं। जैसे बैंक निफ्टी है वो सिर्फ बैंक्स को रिप्रेजेंट करता है, और बैंक्स में भी अलग अलग वेटेज होता है। जैसे एचडीएफसी का सबसे ज़्यादा वेटेज है, फिर आईसीआईसीआई का है, फिर कोटक का है, फिर पीएसयू बैंक्स का आता है बाद में। और बैंक निफ्टी के इंडेक्स के डेरिवेटिव्स में बहुत अच्छे से ट्रेडिंग होती है, मतलब इसमें वॉलीटिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें ट्रेडिंग बहुत अच्छे से करते हैं लोग, मतलब वो अपन फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाके पढ़ेंगे। और फिर निफ्टी जो अपना इंडेक्स है, इसमें ट्रेडिंग कुछ रिसेंटली चालू हुई है, क्योंकि ये बन तो पहले चुका था, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा बाद में चालू है। तो फिन निफ्टी इज़ मोर स्टेबल देन बैंक निफ्टी, और फिन निफ्टी में बहुत बड़ी कंपनीज है जैसे HDFC, माइंड मी नॉट HDFC बैंक, HDFC भी अलग है। सो दिस वाज अबाउट मेजर स्टॉक इंडाइसेस, एंड मैं आपको और अच्छे से कुछ स्टॉक्स इंडाइसेस बता देता हूँ। इज माई क्रोम स्क्रीन विजिबल? हेलो, यस कार्तिक। यस यस विजिबल। सो निफ्टी 50 ऑब्वियसली अपना आजकल लोग एनएसई में ज़्यादा ट्रेड करते हैं बीएसई की जगह, निफ्टी में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होता है। और निफ्टी बैंक उसके बाद ये है, और फिर इंडिया विक्स है। डाउ जोन्स जो है वो एवरेज इंडस्ट्रियल है यूएसए का, और S&P 500 बहुत पुराना इंडेक्स है, और नैस्डैक भी ये सब यूएसए के इंडेक्स है। फिर स्विट्ज़रलैंड, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स है। आप investing.com पे जाके इंडेक्स देख सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी? यार आप लोग अच्छे से पार्ट ले रहे हैं तो वो हमें देख के अच्छा लगता है, और ये डिस्कशन ही है यार। किसी को कुछ भी अगर मुझसे, ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा भी आपको आ सकता है, मैं कोई हर्षद मेहता या फिर राकेश झुंझुनवाला हूँ कि मुझे ही सब कुछ आता है। आप लोगों को भी ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा बहुत नॉलेज होगी, तो अगर किसी का कोई पॉइंट है तो वो प्लीज़ पुट अप करें। एनीवन, एनी क्वेरी? कार्तिक, हेलो, या कौन बोल रहा है? एक बार बता देना। हाँ तीर्थ बोल। मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर एक कंपनी ने आईपीओ रिलीज किया तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि कितने शेयर्स मार्केट में प्लेस करने, या उसके कंपनी के कितने शेयर्स है एक्चुअल में, वो कैसे एक्चुअली पता चलता है? अगर तुम्हारा यार किसी भी स्टॉक ब्रोकर में अकाउंट है नहीं है, आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को इजीली देख सकते हो कहीं भी जाके। उसके कॉर्पोरेट एक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, और एफआईआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास कितनी होल्डिंग्स है, और डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी इंडिया के इन्वेस्टर्स के पास कितनी होल्डिंग है, और स्टॉक मार्केट में कितनी होल्डिंग्स है, मतलब कितने शेयर उस कंपनी ने बाहर निकाल चुके हैं। और जो कंपनी जो डिसाइड करती है वो तो प्योरली कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कितने शेयर्स बाहर निकालना चाहते हैं। इसका तो यार वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिस्कस करते हैं, मतलब जो भी कंपनी के वो होते हैं।
इन्वेस्टर्स। मतलब उसका क्राइटेरिया हो सकता है। हाँ, वो कंपनी खुद खुद डिस्कस करके अपने जो भी मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स वगैरह, उनसे डिस्कस करके निकालती हैं कितने निकालो। यार बेसिकली जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि कोई भी कंपनी को अगर पैसा जितना भी उठाना होता है, इट डिपेंड्स ऑन द मनी द कंपनी इज टेकिंग फ्रॉम द मार्केट। कंपनी ने आईपीओ में लिस्टिंग दी, उसको कितना पैसा उठाना है, उसके बाद वो उसी हिसाब से वो एक प्राइस रेंज रखता है, जब स्टार्टिंग में रखता है। तो जब इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से प्राइस डिपेंड करता है। जैसे अगर मेरे को 1000 करोड़ उठाना है, या चलो मेरे को 1 करोड़ उठाना है, तो मैंने प्राइस रेंज अगर 100 रुपये का रखा, तो 100 डिवाइडेड बाई 1 करोड़ हो जाएंगे, इतने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में फ्लोट करेंगे। ऐसे होता है जब स्टार्टिंग में होता है। उसके बाद कंपनीज काफ़ी बोनस शेयर्स निकालती हैं, फिर फेस वैल्यू वाली चीज़ होती है, वो हम लोग आगे मतलब डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में भी, तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी। और अगर तीर्थ, अगर तुझे ये जानना है कि कौन से मतलब प्रोमोटर्स का कितना परसेंट है या इंडिविजुअली कितना है बोल के, तो screener.in पे जाके कोई भी कंपनी का नाम डाल देगा, तो उसमें एट द एंड अगर तू स्क्रॉल करके नीचे जाएगा, वहाँ पे शेयर होल्डिंग बोल के ऑप्शन रहेगा, तो उसमें डिटेल में लिखा रहेगा कि कौन सा वेबसाइट बोला? screener.in। screener.in मैं चैट पे डाल दूंगा। ठीक है, हाँ चैट में डाल दो यार। किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी का दिख जाएगा, और वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ 8 to 10 ईयर्स दिखता है कि कैसे बढ़ा है, कम हुआ है बोल के। तो उसको तो कोरिलेट कर सकता है कि ये धंधा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, वैसे सब प्रोमोटर का कैसा बिहेवियर है वगैरह वगैरह। हेलो, आई होप यार सबको क्लियर हो गया होगा जो आज डिस्कस करा है अपन लोगों ने। Yes. सबको अच्छे से पता चल गया होगा। अभी भी किसी की क्वेरी है तो प्लीज बता दो यार, या फिर डिस्कशन के हिसाब से मतलब कुछ किसी को अलग लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा, तो वो भी बता दो। वी आर ओपन टू एवरीथिंग। किसी को कभी भी कुछ भी डाउट हो तो दे कैन ऑल्सो टेक्स्ट अस, शाश्वत और एनी कोर टीम मेंबर और एनी ग्रुप एडमिन इफ दे वांट एनी टाइम। वी विल हैप्पीली आंसर योर क्वेश्चंस। सो ऑल राइट, थैंक यू फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन। और हो सकता है यार हम लोगों से बहुत गलतियाँ हुई हों, पहला ही डिस्कशन सेशन था, और इसीलिए मैं एक फीडबैक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ चैट लिंक में। अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो, फीडबैक देनी हो और क्रिटिसिज्म हो, तो वो इस पर डाल सकता है। एंड थैंक यू फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन। और नेक्स्ट मीटिंग का टाइम भी यार हम लोग मंडे को 8:30 पे ही रखें तो चलेगा, क्योंकि एवरीवन वाज रिक्वेस्टिंग फॉर दिस टाइम ओनली। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो रेज हैंड कर दो या फिर बोल दो। कार्तिक, हाँ या हेलो। हाँ, अगर मतलब 8:30 के ओमकारिया हाँ ओमकार 8:30 की जगह थोड़ा जल्दी हो सके तो, मतलब कैसे डिनर टाइम होता है ना, तो 8 PM या 7:30 विल बी ओके। ठीक है, एक बार हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे जैसे यार, अगर जैसे सबको पॉसिबल हो। हाँ मेजॉरिटी लोग अगर उस पर चल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एग्रीइंग, विल गो विद दैट टाइम ओनली, हमें कोई दिक्कत नहीं। एंड वन थिंग, अगर जैसे हाँ कोई भी तुम जब डिस्कस करते हो तो वो एग्जाम्पल के साथ हो तो ज्यादा, मतलब जैसे मेरे डैड जब ये करते स्टॉक मार्केट का, तो CNBC आवाज या सी बिजनेस देखते, तो उसमें जो जो भी ग्राफ्स और वो देते हैं वो समझ नहीं आता है। तो अगर उसके स्क्रीनशॉट डाल के अगर समझाएंगे तो दैट वुड बी इजी। या जो भी तुम हाँ, वो सब हम लोग आगे करने वाले हैं। आज से डिस्कशन सेशन था, द टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस विल बी टोल्ड लेटर, मतलब विल बी डिस्कस लेटर। वो सब हम लोग करेंगे, मतलब और अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो तो सब बेसिक्स है, उसमें कुछ भी अपन ने स्टॉक्स को एनालाइज करा नहीं है। तो वो जो भी अपन करेंगे ना, वो बाद में स्टॉक एनालाइजेशन वगैरह करेंगे, तो उसमें अपन ग्राफ वगैरह सब देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट सेशन में आपको ट्रेडिंग टर्मिनल का जो है एक बार व्यू भी दिया जाएगा, तो वो भी समझ के आपको ग्राफ पढ़ना भी आपको राघव सिखाएगा बाद में।
बहुत सारे सेशंस होने हैं यार, अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग थी। और जो बोरिंग टॉपिक था वो मैं बता देता हूँ, वो अभी तक हो चुका है। जो ये सारे जो थे ये मतलब बोरिंग थे, लेकिन हमने बहुत ट्राई करा है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेकिन वो टॉपिक ही इंटरेस्टिंग नहीं थोड़े थे, ऐसे थे बोरिंग तो तो नहीं थे, बेसिक्स पता चाहिए बोरिंग होते मतलब बेसिक्स वो जरूरी होते हैं या डिस्कस हाँ करना ना। हाँ। अगर कोई आपको पता नहीं है तो आपको फिर आगे थोड़ी दिक्कत आती है। सो ओके ओके दिस इज we are going to wrap up with this. Thank you for actively participating in the discussion. किसी की भी कोई क्वेरी फीडबैक हो तो मैंने फॉर्म का लिंक सेंड कर दिया है, या फिर आप कोर टीम मेंबर को कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में जो भी एडमिन है आप उसमें से किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो। Can everyone please turn on their camera so that we could capture this moment? या श्योर। Thank you guys. इनके सबने अटेंड नहीं किया था शायद, तो तू पीडीएफ भी डाल दे कार्तिक ग्रुप पे, जो पीडीएफ क्रिएट किया था तुमने। फिर हम वो मीटिंग की रिकॉर्डिंग देखते हैं, डाल देंगे। ठीक ओके, है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अभी भी यार डिस्कशन थैंक यू करना है एवरीवन फॉर कोई तो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यार, अनऑफिशियली पूछ लो, क्योंकि कुछ ऐसा तो है नहीं। कुछ भी पूछना है स्टॉक के बारे में या फिर किसी के बारे में, कोई एनालिसिस कर रहा है कोई स्टॉक को, तो वो बता दो यार। कोई करता नहीं है क्या यार तुम में से? एक्चुअली मुझे पूछना था, अगर किसी ने श्याम मेटालिक्स के आईपीओ के बारे में कुछ देखा होगा तो। श्याम मेटालिक्स, इसका आईपीओ आ रहा है क्या अभी नया? हाँ, अभी मंडे को ओपन होने वाला है, मतलब। ये क्या एंड मेटल अभी का कैसा स्टॉक है? है? हाँ, वही मेटल का स्टॉक है, एंड अभी मेटल्स काफी टाइम से ट्रेंडिंग भी है, तो मतलब अगर ऐसे डिसेंट मेटल्स यार स्टॉक अभी होगा तो। डाउन, मेटल्स अभी डाउन गए थे और अभी फिर से आज ही बूम आया मेटल्स में। होपफुली मेटल्स अभी राइज करेंगे, तो मुझे लगता है इसका आईपीओ थोड़ा अच्छा जाने वाला है। हाँ, वही अगर किसी ने किया होगा तो मतलब। हाँ, अभी तो यार बहुत सारे आईपीओ आने वाले, जोमेटो का भी आने वाला है यार, पेटीएम का भी हाँ, चल ही रहा अभी है। सब पेटीएम का छोटे अप्रूव छोटे हो भी गया। काफी आ रहे हैं बाकी। हाँ, बजाज एनर्जी आ रहा है, एलआईसी का आ रहा है। हाँ, राइट राइट, बहुत है अभी तो ये ईयर में। चलो ठीक है यार, आई विल टेक योर लीव।